चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि विसंयोजन का नियम या फिर अलगाव का नियम उसको बोला जाता है। अच्छा, मेंडल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिए हुए थे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल को क्या मिला था? दो तरह के लॉ मिले थे। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या निकला, उससे निष्कर्ष क्या निकला कि ये इन्होंने दो तरह के नियमों को दिए थे। दो नियम क्या था? एक था जैसे कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। अच्छा, प्रभाविता के नियम में आप लोग को बताए हुए थे प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार उनका कहना यह था कि F1 पीढ़ी में वही, यानी F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए जो डोमिनेंट हो, जो प्रभावी का कैरेक्टर हो। पेरेंटल कैरेक्टर में दो तरह की बातें होती है, एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। तो मेंडल के अनुसार, मेंडल का कहना था कि F1 जनरेशन में पेरेंट का वही लक्षण आना चाहिए, पेरेंट का वही लक्षण होना चाहिए जो डोमिनेंट वाला हो। तो इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंट किए भी थे, जैसे एस्टीम हाइट, तने की ऊंचाई का, और तने की ऊंचाई का एक्सपेरिमेंट हम लोग भी देखे थे, जिसमें तने की ऊंचाई में यानी एस्टीम हाइट में टॉल और ड्वार्फ लिया गया था, और F1 जनरेशन में टॉल ही आया। ठीक है, उसी तरह से इस तरह से पता ये चला कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था, यानी कि प्रभाविता का नियम था। बात समझ में आया? यानी कि प्रभाविता के नियम को दिए। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें बताए थे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय टू डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर, यानी कि कारक जो होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, लक्षण, ये दो विविध इकाइयों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे कि किसी एक लक्षण की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए तने की ऊंचाई का, यानी एस्टीम हाइट का, तो एस्टीम हाइट को नियंत्रित करने वाले दो अलग अलग यूनिट होता है। जैसे चलिए, हाँ, तो यही बात बताया गया था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय टू डिस्क्रीट यूनिट। अच्छा, दूसरे नंबर में बताए थे फैक्टर अकर्स इन पेयर, यानी कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। तीसरा पॉइंट बताए थे इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब कि एक असमान कारक के जोड़े में वन मेंबर डोमिनेट्स ओवर अनदर, एंड वन फर्स्ट मेंबर इज डोमिनेंट एंड सेकंड मेंबर इज रिसेसिव। ये बात बताए हुए थे, यानी कि एक असमान जीन के, एक असमान कारक के जोड़े में, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में, एक मेंबर, एक सदस्य दूसरे पर हावी होता है, डोमिनेटेड होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ अर्थात कि पहला वाला जो दूसरे पर हावी है, ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा, प्रभावी, और दूसरा वाला क्या होगा? रिसेसिव होगा, यानी कि अप्रभावी होगा। बात समझ में आया? तो बस इस तरह का ये बातें हो चुका था इसमें। फिर हम आप लोग को उस लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद फिर बताए थे क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, विसंयोजन का नियम क्या है। विसंयोजन का नियम में बताए हुए थे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट allele do not show any blending। ठीक है, एंड बोथ द कैरेक्टर्स, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन विच आर नॉट सीन इन F1 जनरेशन। बात समझ में आया? यानी कि ये बात हम आपको बताए हुए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, यानी कि अलगाव का नियम या विसंयोजन का नियम क्या कहता है। तो विसंयोजन का नियम ये बोलता है कि यह इस तथ्य पर आधारित है कि F2 की इसमें अलील आपस में घुलते मिलते नहीं है। बस समझ में आया? अलील आपस में घुलते मिलते नहीं है, और F2 पीढ़ी में वे सभी लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं जो F1 में नहीं हुए हैं। बात समझ में आया? तो ये बातें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दर्शाता है। चलिए, एक पॉइंट और नोट पॉइंट दीजिएगा और लिख लेंगे लास्ट, इसी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। एक पॉइंट इसमें बाकी रह गया था, एनसीईआरटी का ही है। देखिए, द सेग्रीगेशन is essential, the segregation is essential during, the segregation is essential during
meiotic division in all sexually reproducing organisms। क्या बोला गया है? द सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक पॉइंट जोड़ लेंगे उसमें, यानी कि अलगाव का नियम जो होता है, यानी सेग्रीगेशन जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कब? गैमिट बनने के वक्त। आपको याद होगा जब युग्मक का निर्माण होता है तो जितने पेरेंट होते हैं, जो जनक होते हैं, उनमें दो तरह के गैमिट युग्मक उनसे बनते हैं। जैसे अब देखें, पेरेंट से स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है ना जी, युग्मकों का निर्माण होता है, स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। तो उस समय में मियोटिक डिवीजन होता है। तो मियोटिक डिवीजन के दौरान गैमिट आप अलग अलग होते हैं कि नहीं, सेग्रीगेट होते हैं कि नहीं, आपस में एक साथ रहते हैं। जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई एक जगह रहेगा, लेकिन जब गैमिट बनने का समय आएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है कि नहीं, एक्स वाई में से एक्स अलग वाई अलग निकलता है कि नहीं। तो इसका मतलब वही यहाँ पे बता रहा है, द सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग, यानी कि ये अलगाव का नियम जो है या विसंयोजन का नियम, ये कब आवश्यक होता है? तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में। कब? तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में? तो ये बात आप लोग को पहले से बता दिए हैं कि बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी जीव हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मेल है और फीमेल है, इनमें मेल और फीमेल दो अलग अलग पेरेंट हैं और उनके बीच क्रॉस हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मेल यानी कि नर और फीमेल यानी कि मादा, ठीक है। अच्छा, नर के द्वारा आप जानते हैं, मेल के द्वारा मेल गैमिट का निर्माण होता है जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं ना जी। और फीमेल के द्वारा किसका निर्माण होता है सर? फीमेल गैमिट का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवम कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सभी जीवों में जहां मियोसिस होता है, तो मियोसिस के दौरान यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सेग्रीगेशन की आवश्यकता होती है। कैसे आवश्यकता होती है? तो देखिए, यहाँ मियोसिस, जब आप यहाँ मियोसिस से ना करते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन ही ना यहाँ हुआ है, यहाँ भी मियोसिस हुआ है। मियोसिस मतलब क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जब ये दोनों पे हो रहा है, तब ना ये दोनों आपस में अलग अलग हो रहे हैं। मान लीजिए मेल में तो एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोजोम। तो ये गैमिट बनने के वक्त तो दो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं ना। तो वहीं यहाँ बताया जा रहा है, यही बात है यहाँ पे, द सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए इसको नहीं लिखिएगा, बस ये समझने के लिए हम बताए हैं आप लोग को। ये बात तो आप लोग पहले से भी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके पश्चात गैमिट का निर्माण होता है। तो जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, सब में जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, सब में क्या होता है? गैमिट का निर्माण पहले होता है। पहले युग्मक बनता है, तब युग्मक आपस में जुड़ते हैं, गैमिट आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर तब क्या बनते हैं? जाइगोट यानी युग्मनज बनते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका हिंदी लिख लेंगे। देखिए, विसंयोजन ऐसा लिखे, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान विसंयोजन आवश्यक होता है। हो गया, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान विसंयोजन आवश्यक होता है। ठीक है, विसंयोजन आवश्यक होता है। जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, सभी में गैमिट के बनने के वक्त यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तब गैमिट बनता है।
और जब समसूत्री विभाजन होता है तब जाइगोट से इम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये बात आप लोग को पढ़ाए हैं। अरे ये बातें आप लोग को बताया गया है कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव में हैं उनमें जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है उस समय में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होता है, और जब जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है तब माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। तो पहले अर्धसूत्री तब समसूत्री होता है, बताया ना आप लोगों को। तो जहां अर्धसूत्री विभाजन होगा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में वहां सेग्रीगेशन का जरूरत पड़ेगा यानी अलगाव का जरूरत पड़ेगा, तब ना गैमेट अलग अलग टूटेगा, एक्स और वाई में एक्स एक्स अलग अलग निकलेगा इस तरह से। चलिए अब एक चीज लिख लेंगे, देयर इज नो, अच्छा जैसे आप पढ़े थे ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, तब मेंडल दो तरह के कंक्लूजन, दो तरह के लॉ दिए थे ना, जिसको आज के समय में हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी अनुवांशिकता का नियम कहते हैं। तो अनुवांशिकता का नियम तो दो तरह का होता है, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा विसंयोजन या अलगाव का नियम। ठीक है, विसंयोजन को ही अलगाव का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। कौन कौन? इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, और को डोमिनेंस यानी सह प्रभाविता। लेकिन ये सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, देयर इज नो एक्सेप्शन लिख लेंगे, देयर इज नो एनी exception of law of segregation. There is no any exception of law of segregation, यानी कि अलगाव के नियम का कोई अपवाद नहीं होता है। ठीक है, अलगाव के नियम का कोई अपवाद नहीं होता है। लिख लेंगे, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि अलगाव के नियम का कोई अपवाद नहीं होता। हो गया, अलगाव के नियम का अपवाद नहीं होता है, अलगाव के नियम का कोई अपवाद नहीं होता है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीनोटाइप दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इस तरह से अगर हो, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल ई, इस तरह से अगर बना हुआ हो मान लीजिए। अच्छा, इसमें पूछ दिया, ये क्वेश्चन आपका हुआ, पूछ दिया क्या क्या फाइंड, और बोलता है फाइंड आउट, पहला नंबर में टाइप ऑफ गैमिट्स, युग्मकों को ज्ञात करिए। दूसरे नंबर में नंबर ऑफ जाइगोट, जाइगोट बाई सेल्फिंग, और तीसरे में पूछ दिया टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, टाइप ऑफ गैमेट यानी युग्मकों के प्रकार पूछ देगा, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, युग्मकों के प्रकार, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। युग्मकों के प्रकार या युग्मनज की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग सेल्फिंग, यानी स्वपरागण के पश्चात युग्मनज की संख्या कितना होगा, युग्मनज की संख्या, जाइगोट का संख्या पूछता है निकालने के लिए। अच्छा, टाइप ऑफ जीनोटाइप यानी जीनोटाइप का प्रकार पूछता है। ठीक है, जीनोटाइप का
प्रकार। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये कई बार आया भी है आपके पास, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक नीट का या फिर बोर्ड का होगा तो आप अभी निकाल कर रखिए, उसमें क्वेश्चन देखिए ऐसा पूछा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला भी पढ़ा जाएगा, उस फॉर्मूला के आधार पर बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई स्मॉल, कैपिटल ई। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी इसमें हो सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, WXYZ की कोई भी फॉर्मेट में हो, उससे मतलब नहीं हम लोगों को। बस अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया टाइप ऑफ गैमेट, तो सबसे पहले टाइप ऑफ गैमेट इसका फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला है कुछ जिसको आपको याद रखना होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, चूंकि मान लीजिए कि इतना आपके पास समय नहीं है कि आप इसमें से गैमेट कितना बनेगा क्रॉस करा के निकालते रहिएगा, उतना पॉसिबल नहीं है कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, अगर टाइप ऑफ गैमेट आपसे पूछता है, टाइप ऑफ गैमेट यानी युग्मकों के अगर प्रकार पूछेगा, अभी कोई मत छापेंगे, टाइप ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों के प्रकार, तो 2 का पावर n। फॉर्मूला क्या है जी, 2 का पावर n। अच्छा, अगर मान लीजिए पूछता है टाइप ऑफ जीनोटाइप, अगर जीनोटाइप का प्रकार पूछता है, टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो 3 का पावर n। क्या बोलेंगे, 3 का पावर n। अगर मान लीजिए कि तीसरे नंबर में पूछता है आपसे नंबर ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग सेल्फिंग, नंबर ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग या आफ्टर सेल्फिंग, ड्यूरिंग सेल्फिंग, सेल्फिंग पढ़े हैं ना जी आप लोग, स्वपरागण जो नहीं हो रहा था सेल्फिंग, तो सेल्फिंग कराने के पश्चात युग्मनज का कितना संख्या बनेगा, जाइगोट कितना बनेगा सेल्फिंग कराने के बाद, ठीक है, ऑफ अ जीनोटाइप, ऑफ अ जीनोटाइप। मतलब आपके पास में जीनोटाइप ही ना रहता है, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, ऐसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं, अभी एकल संकर संकरण पढ़े हैं, तो एकल संकर संकरण में आपको हम बताए थे सेल्फिंग करने का, तो कैपिटल टी स्मॉल टी था, मतलब F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है कि फिनोटाइप, अरे जीनोटाइप है ना जी, उसका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल। अरे कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा सर, और कैपिटल टी का फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा। ये बात आप लोगों को पढ़ाए हैं पहले से। फिनोटाइप का मतलब होता है इट इज द फिजिकल अपीयरेंस, इट इज द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह किसी भी जीवों के केवल क्या होता है, उसके आकारिकी को दर्शाता है, किसी भी जीव के आकार को दर्शाता है, उसके बाहरी स्ट्रक्चर को दर्शाता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवों के जब बाहरी संरचना को दर्शाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब किसी जीव की अगर बाहरी संरचना को दर्शाता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। और अगर मान लीजिए कि उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट अगर कोई लंबा है तो उसका आनुवांशिक बनावट क्या है, वो लंबा कैपिटल टी के कारण है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण है, तो ये हो गया उसका आनुवांशिक बनावट, जिसको कहते हैं जीनोटाइप। बात समझ में आया। तो यानी कि अब यहाँ देखिए, तो नंबर ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग सेल्फिंग ऑफ अ जीनोटाइप, मतलब कि वही जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी का हम लोग सेल्फिंग कराते थे कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब आप सेल्फिंग करा रहे थे तो उसमें जाइगोट का कितना संख्या बनेगा, यानी कितना युग्मनज होंगे, युग्मनज जो बाद में डेवलप होकर उनके संतान बनते हैं, तो कितने जाइगोट बनेंगे उसका संख्या आपको कैसे निकालना हो, एकदम 1 मिनट में आपसे क्वेश्चन अब इस तरह का सॉल्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, 4 का पावर n। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, बिना सोचे समझे ये दिमाग आपको अप्लाई कर देना है। टाइप ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों के प्रकार 2 का पावर n। बात समझ में, इसका हिंदी क्या बोलिएगा, युग्मकों के प्रकार, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे तो 2 का पावर n। जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप के प्रकार, जीनोटाइप के प्रकार, कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, जीनोटाइप के प्रकार तो 3 का पावर n। और नंबर ऑफ जाइगोट, अच्छा जीनोटाइप का प्रकार 3 का पावर n। यहाँ भी टाइप ऑफ गैमेट का मतलब होता है फिनोटाइप का प्रकार। फिनोटाइप अगर कितना पूछता है तो 2 का पावर n से निकालते हैं कितने फिनोटाइप होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग सेल्फिंग ऑफ अ जीनोटाइप, मतलब कि जीनोटाइप के
स्वपरागण के दौरान, जीनोटाइप के स्वपरागण के दौरान युग्मनज की संख्या। जीनोटाइप के स्वपरागण यानी कि सेल्फिंग, जीनोटाइप के स्वपरागण के दौरान युग्मनज की संख्या। ठीक है, तो 4 का पावर n से निकाला जाएगा। अच्छा, सीधे अगर पूछ दिया जाइगोट की संख्या तो वही हुआ, तो आप लोग सीधे 4 का पावर n से निकाल दीजिएगा। अब ऊपर का जो क्वेश्चन है अब बन जाएगा। कहाँ बनेगा जो, अभी भी तो नहीं बनेगा सर। अभी तो आप हम लोग को ये बात बताए ही नहीं कि n का मतलब क्या होता है। अभी जब तक हम लोग n को नहीं पहचानेंगे तब तक क्वेश्चन कहाँ बनने वाला है। हम बस इतना ही जानते हैं गैमिट पूछा है तो फॉर्मूला क्या रखेंगे। हम बस इतना ही जानते हैं कि सर गैमिट पूछा है तो 2 का पावर n, सर जाइगोट का संख्या पूछा है तो 4 का पावर n, और जीनोटाइप के संख्या पूछा है तो 3 का पावर n। लेकिन अब हम लोग पावर में कौन सी रखेंगे, समझ में। क्वेश्चन हमारे सामने है सर, हमारे पास ना n का कुछ वैल्यू नहीं दिया है, क्वेश्चन आप डायरेक्ट यही दिए हैं, आप तब बोल रहे हैं 4 का पावर n रखिए, 2 का पावर n रखिए। तो n का मतलब क्या है, तब देखिए वेयर n इक्वल्स टू, आप यहां लिख सकते हैं जहां n बराबर, वेयर n बराबर नंबर ऑफ, या n बराबर हेटेरोजाइगस पेयर, सीधे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, हेटेरोजाइगस पेयर। हेटेरोजाइगस पेयर, हेटेरोजाइगस पेयर का मतलब होता है विषम युग्मज जोड़े। क्या बोलिएगा इसको, विषम युग्मज, विषम युग्मज जोड़े। अरे आया समझ में, नहीं आया, विषम युग्मज जोड़े। सर आप तो जब पढ़ाए थे हेटेरोजाइगस तो हम लोग ध्यान ही नहीं दिए कि इसका यूज बाद में भी होगा। विषम युग्मज जोड़ा पहचानने कैसे आए हम लोग का, तो n बराबर हेटेरोजाइगस पेयर, याद रखिएगा विषम युग्मज जोड़ा। अब विषम युग्मज जोड़ा इसमें निकालने आ जाएगा, बताइए तो कितना विषम युग्मज जोड़े हैं इसमें, 3। और ध्यान से और अच्छा से बताइए, कुछ लोग दो बताना चाहते हैं ये दोनों को देख के। तो एक बात बता दे बाबू, हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मज का मतलब होता है दोनों अलग अलग हो। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए विषम युग्मज है, हेटेरोजाइगस है। कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मज है, अलग अलग नहीं है जी। कैपिटल सी स्मॉल सी ये भी हेटेरोजाइगस है, अलग अलग, एक बड़ा और एक छोटा। कैपिटल डी ये सम युग्मज है, होमोजाइगस। कैपिटल ई होमोजाइगस सम युग्मज है। हम लोगों किससे मतलब है, हेटेरोजाइगस जोड़े से। हेटेरोजाइगस जोड़ा, जोड़ा मतलब ये एक जोड़ा हो गया। देख रहे हैं अभी ना कि 2 2 4 2 6 को मत बोल दीजिएगा n बराबर 6। आपको क्या बोलना है, जोड़ा से मतलब है 1 2 और 1 3, यानी n इज इक्वल्स टू 3। तो अब क्वेश्चन बन जाएगा। अगर n बराबर 3 हुआ तो क्या बोलिएगा, तो सर 2 का पावर 3, सर 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 और सर 3 का पावर 3 हो जाएगा इसे। और 2 का पावर 3 बराबर 2 3 6 मत कर दीजिएगा, 2 को 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 को हो गया। 4 चौके 16 चौके 4 चौका 16, क्या जी कुछ लोग 32 भी बोल रहे थे। अच्छा 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27। अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे, अब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। जाने दीजिए, आप लोग बायोलॉजी वाले हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, मैथ में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, अच्छा आप देखिए, तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट्स अगर पूछेगा तो 2 का पावर n, टाइप ऑफ जीनोटाइप पूछेगा तो 3 का पावर n, नंबर ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग सेल्फिंग ऑफ अ जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप के स्वपरागण के दौरान युग्मनज की संख्या तो 4 का पावर n। तो बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए।
कहां से नोट करना था? ऊपर वाला हो गया था। बस पहले क्वेश्चन लिखना है तब फॉर्मूला लिखना है। इससे क्या होगा कि आप अगर फॉर्मूला सिर्फ आपको हम बताते तब आपको पता ही नहीं चलता कि इसका क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि पता चले कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यही रखना है। हेटेरोजाइगस पेयर तो अब पता चल जाएगा सब लोग को निकालना। समयुग्मज अब विषमयुग्मज। चलिए, तो अब तो ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया। अगर हेटेरोजाइगस पेयर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो शायद अब बन सकता है आप लोगों से क्या। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसी को फिनोटाइपिक कैटेगरी भी कहते हैं। टाइप ऑफ गैमिट जो है ना, इसी को अभी बताए भी थे, फिनोटाइपिक कैटेगरी। यानी ये फिनोटाइप अगर पूछेगा फिनोटाइप कितने बनेंगे तो उस तरह से फिनोटाइप का भी प्रकार आप इससे ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 2 का पावर n वाला फॉर्मूला से फिनोटाइप। और जीनोटाइप पूछेगा तब 3 का पावर n। ठीक है। अच्छा, अब यहां हम लोग अगर मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता, क्वेश्चन अगर आपको बनाने के लिए दे दिया, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्वेश्चन आपके पास है और इसको हम बोलेंगे कि चलिए अगर ये आपके पास फॉर्मूला सपोज नहीं रहता तब आप इसको कैसे निकालते, अभी है तो कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसको हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट यानी ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है भाई? फाइंड आउट टाइप ऑफ गैमिट, गैमिट को ही अभी ज्ञात करना है। टाइप ऑफ गैमिट यानी युग्मक के प्रकार, चाहे फिनोटाइपिक कैटेगरी, चाहे आप इसी को अगर फिनोटाइपिक कैटेगरी पूछ दिया कोई कैटेगरीज तो आप इसी तरह से निकालिएगा। फिनोटाइपिक कैटेगरीज क्या होगा और टाइप ऑफ गैमेट यानी युग्मक का प्रकार क्या होगा। बात समझ में आया? तो इसमें तो अभी आप पढ़े हुए हैं कि सर हम लोग क्या करेंगे, बस हमारे पास में जैसे क्वेश्चन ये है तो हम इसका क्या करते हैं, पहले इसमें देखते हैं हेटेरोजाइगस पेयर कितना है। क्योंकि हम लोग को ज्ञात करना है n, तो हम लोग को पता चल गया सॉल्यूशन करते वक्त पहले सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे, n खोजेंगे। n बराबर 2, सर n बराबर 2 है यहाँ पे, कैसे n बराबर 2? तो हेटेरोजाइगस पेयर जो है यानी विषम युग्मज जोड़ा, एक और एक ये 2, तो 2 को विषम युग्मज जोड़ा है। विषम युग्मज किसको कहते हैं? तो जब एक बड़ा वाला और दूसरा छोटा वाला है तब उसको विषम युग्मज कहते हैं। और जब बराबर बराबर होता कैपिटल ए चाहे स्मॉल ए, तो ये होमोजाइगस हो गया, समयुग्मज हो गया। हम लोग को सिर्फ मतलब किससे है? विषम युग्मज से मतलब है, यानी कि हेटेरोजाइगस से मतलब है। बात समझ में आया? तो हेटेरोजाइगस से ही हम लोग सिर्फ मतलब रखेंगे। अच्छा, अब n बराबर 2, बात समझ में आया? n बराबर 2, जैसे आपको पता चल गया कि n बराबर 2 है तो अब क्या करिएगा, फॉर्मूला रख दीजिएगा किसका, टाइप ऑफ गैमिट निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। बात समझ में आया? तो टाइप ऑफ गैमिट निकालने का फॉर्मूला, चाहे फिनोटाइपिक कैटेगरी मतलब कि फिनोटाइपिक श्रेणी प्राप्त अगर आपको करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 का पावर n यानी 2 का पावर 2। बात समझ में आया? बराबर क्या हो गया जी? 4। चलिए अब आइए इसको एक बार प्रूफ करते हैं कि 4 गो गैमिट बनता है कि नहीं। अगर सपोज आपके पास ये फॉर्मूला नहीं रहता, आप तो फॉर्मूला से बड़ी आसानी से बना ले रहे हैं, अगर जीनोटाइप पूछता तो ये तो उंगली पे बनाने वाला ना क्वेश्चन अब हो गया जी। फॉर्मूला आपका ऐसा कर दिया कि आप अब उंगली पे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर n बराबर 2 पता चल गया, जीनोटाइपिक मतलब ये आपको जीनोटाइप दिया गया, ये क्या है जी? जीनोटाइप है नहीं है जी। जीनोटाइप मतलब जीनी प्रारूप को कहते हैं, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को कहते हैं। अब फिनोटाइप अगर उसका नाम रख के बोले तब फिनोटाइप कहते हैं। तो आपके पास कोई जीनोटाइप दे देगा और तब बोलेगा कि इसमें कितने प्रकार के ये गैमिट बनेंगे, कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, उससे पूरा ज्ञात करिए। अच्छा, अब इसमें आपको क्या देखना है, पहले n निकाल लेना है। n पता चल गया, उसके बाद फॉर्मूला रख दीजिए, निकल जाएगा। अब हम लोग इसको अगर ये फॉर्मूला नहीं जानते तब कैसे बनाते, तो फॉर्क लाइन मेथड के द्वारा बनाते। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट बाय फॉर्क लाइन मेथड। देखिए फॉर्क लाइन मेथड एक होता है,
फॉर्क लाइन मेथड, फॉर्क लाइन विधि, फॉर्क फॉर्क लाइन विधि, ठीक है, फॉर्क लाइन विधि, फॉर्क लाइन विधि। अच्छा अब सुनिए, तो फॉर्क लाइन मेथड से कैसे निकालिएगा सर? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर इस तरह का क्वेश्चन है और आपको गैमिट निकालना होगा, गैमिट बनाना होगा, तो आप क्या करिएगा सर? पहले वाले को पहले वाले से क्रॉस कराएंगे, फिर इस पहले वाले को दूसरे वाले के साथ क्रॉस करेंगे, तो फिर देखिए दूसरे वाले को सर, दूसरे वाले को पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। पर अगर मान लीजिए कि ठीक है ये दो 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 गो है, एक एक है, आप इसके इसके बीच क्रॉस करा लिए, अगर यहीं बढ़ा दिया जाता तब कैसे करते? तब तो सर ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम लोग फॉर्क लाइन मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। फॉर्क लाइन मेथड से कैसे? तो देखिए, क्वेश्चन अगर ये है हमारे पास, इससे फॉर्क लाइन मेथड से गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो युग्मक का निर्माण फॉर्क लाइन विधि के द्वारा कैसे करते हैं? तो देखिए, पहले आप कैपिटल ए लिखते, कैपिटल ए लिख कर आप किससे मिलाते? कैपिटल ए का क्रॉस ये दोनों के साथ करते, फिर स्मॉल ए का क्रॉस इस दोनों के साथ करते, यही ना करते? तो कैपिटल ए का कैपिटल बी, अब फिर कैपिटल ए का स्मॉल बी, अब फिर इधर एगो फॉर्मेट तैयार कर देंगे, स्मॉल ए का कैपिटल बी और स्मॉल ए का स्मॉल बी। इसको कहते हैं फॉर्क लाइन विधि, यानी फॉर्क लाइन मेथड, ठीक है। तो फॉर्क लाइन मेथड के द्वारा गैमिट का निर्माण, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ए बी। अच्छा, इससे एक और बात पता चल जाएगा कि अभी आप ऊपर में जो फॉर्मूला लगा के और गैमिट का संख्या निकाले थे, अब इससे देख भी लीजिएगा क्या उतना गैमिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ताकि फॉर्मूला हमारा गलत है, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, अच्छा स्मॉल ए कैपिटल बी, अच्छा उसके बाद स्मॉल ए स्मॉल बी। अरे सॉरी, तो बिल्कुल सही आ गया। उधर भी हम लोग 4 गो गैमिट निकाले थे, यानी गैमिट का प्रकार कितना पड़े होगा, कितने प्रकार के गैमिट होंगे? 4 प्रकार के। और यहाँ भी फॉर्क लाइन विधि के द्वारा भी हम लोग कितना प्राप्त किए? तो सर फॉर्क लाइन विधि के द्वारा भी हम 4 तरह के युग्मक का प्राप्त किए। बात समझ में आया? 4 ही तरह के गैमिट बन रहा है। ये सब तरीका आपको सीखना है, क्योंकि जब बाबू आपको जीनोटाइप पढ़ाएंगे, सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ाएंगे, द्विसंकर संकरण, तो वहां पे आपसे फिर पूछा जाएगा गैमिट का संख्या निकालने का, गैमिट निकाल के तब उसमें क्रॉस कराया जाता है, तो वहां पे इस सब का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ भी आप गैमिट निकाले थे, 4 ही आया था, तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला को याद रखिए। ऐसे आप दोनों को याद रखेंगे, दोनों तरीका याद रखेंगे, ठीक है। जहाँ डाउट होगा वहां पे आप फॉर्क लाइन मेथड से एक बार कन्फर्म तो कर लीजिएगा। कहीं मान लीजिए पूछ दिया कौन कौन गैमिट बनेंगे, तब तो आपको नामुआ फॉर्क लाइन मेथड से ही ना निकालना पड़ेगा, तो इसलिए फॉर्क लाइन मेथड भी आपको याद रखना होगा, और उसके साथ ही साथ क्या, ये आपका फॉर्मूला भी याद रखना होगा। समझ में आ गया सबको? अब कोई डाउट नहीं ना? ऐसा किसी भी प्रकार क्या चीज, तो फिर इसके साथ उसका भी क्रॉस करा देंगे। हाँ वैसे ही करेंगे, हाँ वैसे निकलेगा, हाँ। अब देखिए एक चीज, क्वेश्चन देखिए बाबू, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही आपके पास ज्यादा से ज्यादा अलग अलग चीजें मिलेगा, और उतना ही आप जो है कन्फर्म होते जाइएगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब क्रॉस करा के देखिए ना, देखिए जो क्वेश्चन आप हमसे कह रहे हैं उसको एक बार फिर अपने से क्रॉस करा के देखिए पॉसिबल हो रहा है कि नहीं आपसे। खुद से बनाइए, सब कुछ आपके सामने है, फॉर्मूला भी आपके सामने है, सब कुछ। अच्छा अब देखिएगा, अब एक मिनट, अब हम लोग को पढ़ना है अगला पॉइंट अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही ना था, बाकी पीछे का सारा टॉपिक लिखवा दिया गया है ना। अच्छा उसको आप लिखे नहीं थे? उतारिए उतारिए तो जल्दी से, यहाँ से, अच्छा यहाँ से, नहीं हुआ नहीं हुआ, यहाँ से बाकी आप लोग का जल्दी से उतार लीजिए।
हो गया। एलियन वाले मॉड्यूल में लगभग इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, शायद 1500 टोटल क्वेश्चन मिलकर 1500 होता है इसका। 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा जेनेटिक्स का केवल। इस पूरे को सॉल्व करवा देंगे एक बार, सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन तो नीट में फिक्स मान कर चलिए इसका। उतार लिए। हो जाएगा जी सर। कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं वैसे, डोमिनेंट को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो जैसे आ रहा है वैसे ही लिखिए ना, बोले जैसे स्मॉल ए कैपिटल बी ऐसे मिल रहा है तो जैसे मैचिंग हो रहा है वैसे ही लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और आप लोग को दे रहे हैं, बनाइए। हाउ मेनी टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। देखते हैं कि बस कितना जल्दी से आपका ये आंसर का रिप्लाई मिल होता है, क्वेश्चन का आंसर कितना जल्दी मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमिट वुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ गैमिट पूछ रहा है। टाइप ऑफ गैमिट पूछ रहा है कितना होगा, बाय अ हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप इसका कितना है, तो जीनोटाइप दिया हुआ है, यदि जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। चलिए अब ये आपके पास जीनोटाइप है और आपको ये टाइप ऑफ गैमिट बताना है, कितना हो, कितना होगा जी, 4 होगा। कैसे निकाले, तो सर जीनोटाइप की संख्या, तो जीनोटाइप की संख्या, सॉरी हेटेरोजाइगस पेयर की संख्या, यानी सबसे पहले हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, एन बराबर क्या होगा। तो एन के लिए आप ये देखिए कैपिटल ए कैपिटल तो सम युग्मज है, यानी होमोजाइगस, हम लोग को होमोजाइगस से मतलब नहीं है, हम लोग को हेटेरोजाइगस से मतलब है। हम लोग को मतलब बस विषम युग्म से, मैंने दोनों के दोनों अलग अलग होना चाहिए, वो बड़का एगो छोटका, बड़का और छोटका, ये तो दोनों समान है, तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये सम युग्म है। और यहाँ 2 मिल गया, यानी एन बराबर 2। अब समझ में आ गया, तो एन बराबर 2, तो यानी 2 का पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 का पावर एन, यानी 2 का पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा कोई भी। चलिए तब तो ये तो क्वेश्चन आप लोग सब बन गया। अब हेडिंग डालिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हेडिंग डालेंगे इन कंप्लीट
डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडल के प्रभाविता का नियम, सॉरी मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद, यानी कि लॉ ऑफ एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब इसमें आप लोग लिखकर हेडिंग डालेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ? अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। हो गया? अब इसको कैसे डिफाइन करिएगा? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Mendel's law of dominance, according to Mendel's law of dominance, according to Mendel's law of dominance, dominant character must be present, dominant character must be present according to Mendel's law of dominance, यानी कि प्रभाविता के नियम के अनुसार डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। बात समझ में आया? मतलब कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, एकदम अपने शब्दों में है ये डिफिनेशन, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण का होना चाहिए। F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण होना चाहिए सर? प्रभावी लक्षण होना चाहिए। बट इन सम केसेस, यानी कुछ मामलों में, बट इन सम केसेस यानी कुछ मामलों में, बट इन सम केसेस बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट। बात समझ में आया? बोथ द पेरेंट का दो कैरेक्टर होता है ना जी। कभी भी आप क्रॉस करिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दो पेरेंट को लीजिएगा। मान लीजिए कि आप अगर एक बार लंबा लिए, दूसरा बार बौना लिए, तो F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में या तो लंबा आना चाहिए नहीं तो बौना आना चाहिए, पर मेंडल को यहाँ दोनों में से कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो बट इन सम केसेस यानी कुछ मामलों में बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट। चलिए मान लीजिए कि डोमिनेंट नहीं आएगा लेकिन रिसेसिव वो तो आ जाना चाहिए, पर वो भी नहीं आया। बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट। हो गया? हिंदी बोल दें, यानी अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, बट इन सम केसेस यानी कुछ मामलों में बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट। इट इज कॉल्ड, इसे वो क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये डोमिनेंस पूरा हुआ ही नहीं, इनकम्प्लीट रह गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डिफिनेशन क्लासे में याद करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा अगर आप लोग शांत बैठिएगा, कंसंट्रेट होकर बैठिएगा, सारा चीज याद हो जाएगा। यहाँ पे ये डिफिनेशन हार्ड है जी। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण मौजूद होना चाहिए। बट इन सम केसेस यानी कुछ मामलों में बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट, यानी दोनों ही जनक के लक्षण अनुपस्थित होते हैं। इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ में आया? हिंदी में कैसे बोलिएगा सर? मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार,
मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में F1 पीढ़ी में दोनों ही जनक के लक्षण अनुपस्थित होते हैं। बट इन सम केसेस बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट इन F1 जनरेशन। या चाहे तो आप F1 जनरेशन भी लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, किसमें मतलब किसमें अनुपस्थित होता है दोनों ही लक्षण? तो F1 जनरेशन में। नहीं भी लिखिएगा तो ऊपर वाला लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि F1 जनरेशन में दोनों होना चाहिए, लेकिन कोई मौजूद नहीं है, तो F1 का बात हो रहा है। हिंदी लिखिए इसका, यानी मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, 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 मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण मौजूद होना चाहिए। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उपस्थित होना चाहिए। हो गया? F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उपस्थित होना चाहिए। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उपस्थित होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में F1 पीढ़ी में, लेकिन कुछ मामलों में F1 पीढ़ी में दोनों ही जनक के लक्षण अनुपस्थित होते हैं। यानी मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण मौजूद होना चाहिए या उपस्थित होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में दोनों ही जनक के लक्षण F1 पीढ़ी में अनुपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में, एक मिनट, लेकिन कुछ मामलों में F1 पीढ़ी में लिख लिए हैं पहले से, लेकिन कुछ मामलों में F1 पीढ़ी में दोनों ही जनक के लक्षण अनुपस्थित होते हैं। खाली लिखिएगा, F1 पीढ़ी में मत लिखिए उसमें। मतलब हम बोले हैं कुछ मामलों में F1 पीढ़ी में दोनों ही जनक के लक्षण अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। हो गया? अनुपस्थित होते हैं। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। हो गया? इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। चलिए अब एक बार देखिए, इसका क्रॉस करके देखा जाए आखिर कैसे मेंडल को ये अलग लक्षण प्राप्त हुआ। तो आइए, पहले ये क्या करते हैं, पेरेंट लिए। पेरेंट को इसमें ये दो तरह के लेते हैं। पेरेंट तो आपको पता ही है, एक ये डोमिनेंट लेते हैं और दूसरा, पहले प्रभावी लेते हैं और दूसरा रिसेसिव लेते हैं। रिसेसिव यानी कि अप्रभावी। बात समझ में आया? पहले प्रभावी और दूसरे नंबर में अप्रभावी। तो पहला ये जो प्रभावी लिए थे, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी। अच्छा आप सुनिए, प्रभावी जो लिए थे ना, ये था कैपिटल आर, यानी कि इसको रेड लिए थे। कैपिटल लेटर से जो डिनोट किया जाएगा उसको प्रभावी बोलते ही है। अच्छा, उसके बाद व्हाइट कलर लिए थे, स्मॉल आर, यानी कि इसको व्हाइट लिए थे, सफेद लिए थे। तो कैपिटल आर क्या था जी? रेड था, यानी कि रेड जो है ये प्रभावी हो गया, डोमिनेंट। और स्मॉल आर ये क्या हो गया? रिसेसिव, यानी कि अप्रभावी हो गया। स्मॉल आर रिसेसिव हो गया, यानी व्हाइट कलर। हो गया? हाँ, तो कैपिटल आर क्या होगा जी? रेड। और स्मॉल आर क्या होगा? व्हाइट। अच्छा अब देखिए, कैपिटल आर से क्या हो जाएगा? नहीं, इस गैमेट का फॉर्मेशन तो आपको पता ही है भाई। जब गैमेट बनता है, यानी कि जब युग्मक बनता है, तो दो जब समान रहेगा, दो समान से एक ही तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर। ये बात पता है?
और यहाँ दोनों समान है, तो इससे एक तरह का गैमेट बनेगा स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आपस में मिलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। अब मेंडल को अपने प्रभाविता के नियम पर इतना भरोसा था कि वो आंख बंद करके इसको बोल दिए क्या रेड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया। माने मेंडल को अपने प्रभाविता के नियम पर इतना भरोसा था, मेंडल को पता था कि F1 पीढ़ी में F1 जनरेशन में वही लक्षण प्रदर्शित होंगे जो प्रभावी के लक्षण होंगे, रेड आएंगे, लेकिन मेंडल को रेड प्राप्त नहीं हुआ। अब मेंडल क्या देखते हैं कि यहाँ पे तब प्राप्त क्या हुआ जी, तो रेड नहीं आकर यहाँ प्राप्त होता है पिंक, यानी कि ये पिंक कलर का गुलाबी रंग का प्राप्त हुआ। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा जी, पिंक प्राप्त होगा। अच्छा, जब पिंक प्राप्त हुआ तब मेंडल अब इसका क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। फिर इसका क्या कराए, सेल्फिंग। ये तो पता है आपको, सेल्फिंग कराए क्योंकि ये F1 पीढ़ी हो गया, F1 जनरेशन हो गया। अभी हम आपको क्या भाषा में क्या लिखवाए, देखिए भाषा को रटना उठना नहीं है कुछ भी, आपको ये सोचना है मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में F1 पीढ़ी में दोनों ही जनक से अलग लक्षण मौजूद हो जाते हैं। दोनों जनक मतलब देखिए दोनों पेरेंट, एक है रेड और दूसरा है व्हाइट, ना तो रेड आया है और ना ही व्हाइट आया है, यहाँ क्या प्राप्त होता है, पिंक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों जनक से अलग आ रहा है कि नहीं, तो इसको ही बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर इसका ये सेल्फिंग कराते हैं, और आपको ये बात तो पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार ये बात पता है कि भले ही F1 जनरेशन में वो लक्षण मौजूद ना हो, लेकिन F2 जनरेशन में वो लक्षण रिकवर हो जाता है। पढ़ाए ना जी आप लोग को। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, अब कैपिटल आर, अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ करेंगे, पहले का पहले वाले के साथ, फिर पहले का दूसरे वाले के साथ, फिर देखिए दूसरे का पहले वाले के साथ, फिर दूसरे का दूसरे वाले के साथ। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से ऊपर से आएगा कैपिटल आर, इस साइड से आएगा कैपिटल आर, ऊपर से फिर कैपिटल आर, और ये जिसे इसे मिला है उसको लिख देना है। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटल आर, ये तीनों के तीनों क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेड ना, यहां बदल जाएगा, यहाँ ये सर हमको रेड दिख रहा है, ये दोनों हमको पिंक दिख रहा है, और सर ये जो है हमको व्हाइट दिख रहा है। यानी कि सभी लक्षण F2 जनरेशन में, ये F2 पीढ़ी में, F2 जनरेशन में मौजूद है। अरे आया समझ में, ये हो गया F2 पीढ़ी। तो इस तरह से अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, इसका बताइए, पूछा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक ज्ञात करें। तो एगो ने एक बात जान लीजिए, आज किसी से कहिएगा नहीं, धीरे ही से आप लोग को बता रहे हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में, मैंने जितने लोग लाइव में सुन रहे हो उतना ही लोग जानेंगे, बाकी लोग नहीं जानेगा। और बाद से कभी भी आपसे कोई पूछेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का फिनोटाइपिक चाहे जीनोटाइपिक 1:2:1 होता है। इसी बात पे अब बैग गिरा दिए जी। देखिए क्या बोला गया, मैंने मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए, चूंकि दो तरह का अपवाद होता है ना जी, प्रभाविता के नियम का दो गो अपवाद होता है। अगर मान लीजिए दोनों अपवाद में अगर आपसे पूछ दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस चाहे को डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता चाहे सह प्रभाविता का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है और जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो दोनों में दोनों के दोनों समान होते हैं, 1:2:1। अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट अभी पढ़ रहे हैं तो फिनोटाइपिक अनुपात 1:2:1, जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। अच्छा चलिए, को डोमिनेंस का फिनोटाइपिक अनुपात 1:2:1, को डोमिनेंस का जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1, ये सब बराबर होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें अब हम लोग वही बतवा लिखेंगे, अब फिनोटाइपिक रेशियो बराबर। अब देख भी लीजिए कैसे बराबर हो रहा है। फिनोटाइपिक मतलब उसका नाम पढ़ के लिखना है आपको, तो रेड इज टू रेशियो पिंक,
पिंक रेशियो वाइट। अच्छा, इसमें अब आप देखिए रेड कितना है, 1, पिंक कितना है 2, 1:2 व्हाइट कितना है 1। तो ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो, यानी कि इसको कहते हैं दृश्य प्रारूपी। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, दृश्य प्रारूपी। अच्छा है फिनोटाइपिक अनुपात, दृश्य प्रारूपी अनुपात, दृश्य प्रारूपी अनुपात चाहे फिनोटाइपिक अनुपात, इसी को फिनोटाइपिक अनुपात कहा जाएगा। बात समझ में आया। अच्छा, इसी का अगर जीनोटाइपिक अनुपात आपसे पूछा जाए, जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए अगर बोला जाए, यानी इसको हिंदी में कहते हैं जीनी प्रारूपी, प्रारूपी अनुपात, जीनी प्रारूपी अनुपात। अच्छा है, जीनी प्रारूपी अनुपात, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनो टाइपिक अनुपात। तो कैसे निकालिएगा, जीनोटाइपिक में नाम लिखेंगे इसका, कौची मैंने जीनोटाइप का नाम लिखेंगे। जीनोटाइप इसको बोलते हैं, ये ऊपर वाले को। तो जीनोटाइप क्या क्या है सर, कैपिटल आर अनुपात, कैपिटल आर स्मॉल आर अनुपात, स्मॉल आर। अब ये कितना आया है जी सर, 1 अनुपात 2 अनुपात, मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर देखिएगा ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर सर 2 गो है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे 2, कैपिटल आर स्मॉल आर को 2, और स्मॉल आर कितना है 1। तो देखिए दोनों समान हो गया कि नहीं। तब नोट पॉइंट करके लिखेंगे इन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर ऑलवेज सेम, हमेशा समान होगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अब चलिए, अब आप लोग इसको पहले एक बार उतार लीजिए। अच्छा, इसमें अभी भी इंपॉर्टेंट बातें आप नहीं पढ़े हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें है ये है इसका एग्जाम्पल, जैसे 4 o'clock प्लांट, एंटीरिनम मेजस, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में सबसे पहले इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को खोजा गया था। सबसे पहले जो खोजा गया था वो इसी में खोजा गया, मिराबिलिस जलापा में। एग्जाम्पल आप लोग को लिखवा रहे हैं। ये तो ऊपर वाला हो गया है ना भाई, बस इसको उतारते चले। पूरा फुल पेज यूज करिएगा बाबू इसके लिए, कि नहीं कि आधा एक साइड में और आधा एक साइड में, फिर मजा नहीं आएगा, समझने में अच्छा नहीं लगेगा। एक पूरा फुल पेज यूज करिए इसके लिए। अरे इसमें क्या नीचे करना है भाई, यही तो लिख ही रहे थे आप लोग, अभी तक इतना भी नहीं लिखे हैं।
हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले कौन से फ्लावर में खोजा गया और किसके द्वारा खोजा गया? याद रखेंगे, सबसे पहले कार्ल कोरेंस के द्वारा, सबसे पहले कार्ल कोरेंस के द्वारा मिराबिलिस जलापा में खोजा गया था। ठीक है, मिराबिलिस जलापा, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट यानी चरबजिया पौधा कहते हैं, जिसको हम लोग गुलईबान भी कहते हैं। हम सब फ्लावर के फिगर के साथ आपको बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये ना दृश्य कर लीजिएगा आप लोग, दृश्य हो गया है, दृश्य प्रारूपी हो गया, लिख लिए। अच्छा, अब एक नोट पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक अनुपात समान होता है, हमेशा समान होता है। ठीक है, हो गया फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब लिखेंगे एक बात, कोई नहीं कोई नहीं, ज्यादा पॉइंट नहीं है, नोट पॉइंट करके लिखेंगे। इन इन कंप्लीट डोमिनेंस, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता में, अब आप लोग ही ना कि एक वो कोनो इन लिखिएगा, ये वो छोड़ दीजिएगा, तो लिख लेंगे इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर ऑलवेज सेम।
क्या बोले हम कि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में, अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात हमेशा समान होता है। कितना होता है जी? और ऑलवेज सेम। कितना? तो सर 1:2:1, ये हमेशा समान होगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1:2:1, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक अनुपात अपूर्ण प्रभाविता में, अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक अनुपात हमेशा हमेशा समान होता है। ठीक है, हमेशा समान होता है। कितना होता है? तो 1:2:1 ब्रैकेट में लिख लेंगे। यानी अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक अनुपात हमेशा समान होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या लिखना है बाबू? एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप पूरे जेनेटिक्स में एलन के मॉड्यूल को रख लीजिए सामने और उसको मैच कराइए पूरा शुरू से मैच करिए। शुरू वाला पेज पढ़ के देखिए, लाइन से आपको सब वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मान लीजिए कि बाबू जब, इसीलिए ना हम पोस्टर पे लिखवाते हैं मोतिहारी में कोटा का एहसास, तो आप लोग नहीं समझते हैं क्या? चलिए लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी इसका मतलब हुआ अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण सबसे पहला नंबर में लिखेंगे फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। ऐसा ही फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, यानी कि इसका मतलब हुआ मिराबिलिस जलापा में, मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग। बस समझ में? मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग अथवा, और इसी को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं। मिराबिलिस जलापा एक फूल का नाम है, मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा के फूल में, फूल का जो रंग होता है ये भी कुछ वैसा ही दिखाता है। F1 पीढ़ी में पिंक आएगा, तो वही मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, या 4O क्लॉक प्लांट, चरबजिया पौधा, या यानी अथवा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गुलईबान। क्या कहिएगा? गुलीबान, गुलीबांस। फोर क्लॉक प्लांट, चरबजिया पौधा। चलिए हो गया। अब यहां देखिएगा, जैसे कि ये फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, हम अभी आपको बोले ना, ऐसा फ्लावर आप देखे होइएगा। इसको कॉमन भाषा में हम लोग लौंगिया फूल भी कहते हैं। ये मिराबिलिस जलापा है। इसी मिराबिलिस जलापा में सबसे पहले कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने मिराबिलिस जलापा में ही सबसे पहले किसको खोजा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। कैसे खोजा था? तो उसका एक्सपेरिमेंट एक बार देख लीजिएगा। ये है इनका एक्सपेरिमेंट। जैसे देखिए यहाँ पे ये फ्लावर भी वैसे ही लिए हुए हैं, फ्लावर भी वैसे ही चूज किए हुए हैं। कौन कौन? एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का। और रेड और व्हाइट के साथ जब ये क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में इनको क्या दिखता है? तो दिखना चाहिए था रेड,
दिखना चाहिए था क्या, रेड। ना तो रेड दिखाई दिया और ना ही व्हाइट दिखाई दिया। देखिए F1 जनरेशन में क्या दिखाई दिया है, F1 जनरेशन में पूरा का पूरा पिंक दिखाई दिया है। तो यही था मिराबिलिस जालापा में सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा गया था। लिख लिए सब लोग, चलिए बस नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेंगे एक। हाँ, अब दूसरा वाला एग्जांपल लिखिए। दूसरा एग्जांपल है फ्लावर कलर इन एंटीरिहिनम मेजस। फ्लावर कलर इन एंटीरिहिनम मेजस, यही ना है। चलिए ठीक है, ठीक है, लिखिए इसको। फ्लावर कलर इन एंटीरिहिनम मेजस, यानी कि एंटीरिहिनम मेजस में पुष्प का रंग। एंटीरिहिनम एंटीरिहिनम मेजस में, एंटीरिहिनम मेजस में पुष्प का रंग। एंटीरिहिनम मेजस में पुष्प का रंग। एंटीरिहिनम मेजस में पुष्प का रंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसी को कहते हैं एंटीरिहिनम मेजस, या अथवा इसी को स्नैप ड्रैगन। क्या बोलेंगे, स्नैप ड्रैगन। मोबाइल का प्रोसेसर है आजकल, ये सब तो आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। क्या, स्नैप ड्रैगन, या स्नैपचैटो लिख दें ना, वो नहीं होगा इसमें। स्नैप ड्रैगन, एंटीरिहिनम मेजस, या इसी को डॉग फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे, यानी डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन या एंटीरिहिनम मेजस। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आप क्या देखें, जैसे ये हो गया फ्लावर कलर इन एंटीरिहिनम मेजस। एंटीरिहिनम मेजस जो है ये हो गया, ये अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, एंटीरिहिनम मेजस में पुष्प का रंग, स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, ये हो गया पूरा, इसी का नाम है। सुनिए, ये अलग अलग एग्जाम्पल नहीं है। एंटीरिहिनम मेजस को स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, इसी को हम लोग डॉग फ्लावर भी कहते हैं। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका तीसरे नंबर एग्जाम्पल में लिख लेंगे, फीदर कलर इन एंडालूसियन फाउल। फीदर कलर इन एंडालूसियन फाउल लिख लेंगे। फीदर मतलब पंख, यानी कि एंडालूसियन फाउल में पंख का रंग। जैसे एंडालूसियन फाउल में, एंडालूसियन फाउल में पंख का रंग। ठीक है, एंडालूसियन फाउल में पंख का रंग, ये किसको दर्शाता है, एंडालूसियन फाउल में पंख का रंग। ठीक है, एंडालूसियन पक्षी है जिसमें पंख का जो रंग होता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाता है। ठीक है, बाकी ये फ्लावर तो आपको समझ में आ गया, स्नैपड्रैगन का है या फिर एंटीरिहिनम मेजस का है। फर्स्ट टाइम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कौन खोजे थे, उसको लिख लीजिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस इन कहा,
फर्स्ट टाइम इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस इन मिराबिलिस जलापा। यानी पहली बार अपूर्ण प्रभाविता को कार्ल कोरेंस के द्वारा मिराबिलिस जलापा में खोजा गया था। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बार अपूर्ण प्रभाविता को मिराबिलिस जलापा में कार्ल कोरेंस के द्वारा खोजा गया था। बात समझ में आया? पहली बार अपूर्ण प्रभाविता को किसके द्वारा खोजा गया था? कार्ल कोरेंस के द्वारा। कौन सा पौधा में? मिराबिलिस जलापा में। याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही बात है, आपको याद कर लेना है, घर पे जाकर अच्छा से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। समझ में आया? चलिए, इतना तो आप लोग भी समझते हैं, समझदार हैं, फिर भी लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है।